नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस। तो उसी करंट अफेयर की क्लासेस में टॉप 10 क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल और सहायक सिद्ध हों। तो आज यानी 7 अप्रैल का करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया के किस नंबर का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया है? यानी भारत का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट यानी दिल्ली में जो है वो कौन से नंबर का सबसे बिजी एयरपोर्ट के तौर पे जाना जाता है? ज़रा इसे देखें। ऑप्शन ए 11वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 14वां या ऑप्शन डी 9वां। तो बच्चों, दिल्ली एयरपोर्ट का हवाई अड्डा हमारा विश्व का 9वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ज़रा देखते हैं क्या है इसमें। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI की सूची के अनुसार 5.94 करोड़ से अधिक यात्री यातायात करने वाले हवाई अड्डा 2022 में दुनिया का 9वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया है। यानी ACI की जो रिपोर्ट आई है उसमें 2022 में दिल्ली एयरपोर्ट से 5.94 करोड़ लोगों ने यात्रा की है। आगे देखें। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 93.7 मिलियन यात्रियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट और शिकागो ओहारे एयरपोर्ट क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा दुबई हवाई अड्डा 66.1 मिलियन यात्रियों के साथ यातायात में 5वें स्थान पर है। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के से शीर्ष 10 सूची में एकमात्र हवाई अड्डा है। यानी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से भारत का दिल्ली का एयरपोर्ट 10 में लिस्ट बनाने में 10 में स्थान हासिल करने में सफल हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का प्रबंधन करती है। यानी कौन करता है? DIAL। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे हमारा है उत्तर प्रदेश के किस जिले के पान को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? इसे देखते हैं, किसे GI टैग प्रदान किया गया है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले के पान को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी बांदा और ऑप्शन डी बनारस। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश में पान के लिए जाने जाने वाला शहर जो है वो बनारस ही है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बनारस। देखते हैं बनारस में क्या विशेषताएं हैं। बात करते हैं बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंता यानी बैगन, आदम चीनी चावल को भी GI टैग मिला है। ठीक है, पद्म पुरस्कार विजेता और GI विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत ने बनारस आधारित उन 4 वस्तुओं के बारे में बताया जिन्हें GI टैग मिला। यानी लंगड़ा आम को मिला, रामनगर भांत को मिला, आदम चीनी को मिला, चीनी चावल को मिला और बनारसी पान को मिला है। इस तरह काशी में अब तक कुल 22 GI टैग वाली वस्तुएं मिल गई हैं। यानी भौगोलिक आइडेंटिटी चिन्ह के तौर पे दिया जाता है, जिससे उस वस्तु को पहचान और उसकी विशेषता, गुणवत्ता में और एकाधिकार आ जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और देश में रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखते हैं जरा।
वॉलमार्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जियो मार्ट, ऑप्शन सी फॉर्चून इंडिया या ऑप्शन डी अमेजन इंडिया। तो बच्चों इसका आंसर है अमेजन इंडिया। ज़रा देखें इसमें क्या किया गया है, इसको समझते हैं। भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के तहत अमेजन प्राइम वीडियो, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रायोजित करेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत एक हिस्से के रूप में अमेजन प्राइम वीडियो इंटर्नशिप कार्यक्रम भी बनाएगा और इन संस्थानों के छात्रों के लिए नौकरी के अवसर भी प्रदान करेगा। ठीक है, यानी अमेजॉन प्राइम वीडियो मिनी टीवी प्रसार भारती और एनएफडीसी की समृद्ध अभिलेखीय सामग्री को देश और दुनिया भर के युवाओं तक पहुंचाने का काम भी करेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी और जिसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? मुंबई में है। यानी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, और इसका कार्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके साथ ही आप ये समझ गए होंगे कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, यानी फिल्म उद्योग को और बढ़ाने के लिए और युवाओं में देश के विदेश के उनमें रुचि पैदा करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है? अमेजॉन इंडिया के साथ टाई अप किया है, जिससे वो अमेजॉन भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान, सत्यजीत रे संस्थान के छात्रों को क्या देगी? इस स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कराएगी बच्चों। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए कविता तोमर, ऑप्शन बी भीमसेन, ऑप्शन सी संगीता सेन या ऑप्शन डी संजीता चानू। तो बच्चों नाडा ने किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो नाडा ने संजीता चानू पर प्रतिबंध लगाया है। जरा देखें, संजीता चानू 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियन हैं। उन्होंने 2014 और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। वह एक प्रतिबंधित दवा है। ठीक है, वह एक प्रतिबंधित दवा ड्रोस्टोनोलोन के लिए पॉजिटिव पाई गई हैं। सितंबर अक्टूबर में गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के समय उनका परीक्षण किया गया था। ड्रोस्टोलोन एक उपचय एड्रोजेनिक स्टेरॉयड है जिसे विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, ठीक है, वाडा ने प्रतिबंधित किया गया है। इसका उपयोग महिलाओं में स्तन कैंसर उन्नत विफल मामलों में के इलाज के लिए किया जाता है। एथलीट अक्सर प्रदर्शन बढ़ाने के लिए के रूप में इसका दुरुपयोग करते हैं। देखते हैं आगे। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय वे अनाबॉलिक स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन के लिए पॉजिटिव पाई गई थी। यानी 2018 में भी वाडा ने उन्हें लगाया था और इस बार राष्ट्रीय यानी नाडा ने उस पर प्रतिबंध लगाया है। उस समय वह अनाबॉलिक, ठीक है। नेक्स्ट, हालांकि IWF ने 2020 में संजीता चानू खिलाफ डोपिंग आरोप हटा दिए थे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका संजीता चानू पर राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा ने 2022 में वैश्विक ऊर्जा वृद्धि में कितने प्रतिशत का योगदान दिया है? ऑप्शन ए 74%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 58% या ऑप्शन डी 83%। देखते हैं जरा। पहला,
इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी 83% इज़ द राइट आंसर। देखें कि इस रिपोर्ट में क्या बातें हैं, इन पर देखते हैं जरा। इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ऊर्जा परिवर्तन विशेष रूप से बिजली क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा 2022 में वैश्विक ऊर्जा वृद्धि 83% का योगदान दिया गया है और तापमान वृद्धि में 1.5 डिग्री सेल्सियस को नीचे रखने के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती को 3000 गीगावाट से बढ़ाकर 10,000 गीगावाट किया जाना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रिपोर्ट में बताया कि अक्षय ऊर्जा स्थापना दुनिया के कुछ हिस्सों में तक सीमित है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना का 2/3 हिस्सा चीन, यूरोपीय संघ, यूएसए में था। 2022 में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अफ्रीका का हिस्सा केवल 1% है। यानी टोटल रिपोर्ट में बताया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा 2022 में कितनी प्रतिशत वृद्धि की गई है? 83% वृद्धि की गई है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्रख्यात मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो बच्चों मिर्चा चावल आपका कहाँ पे है ये ज़रा देखिए। पहला ऑप्शन है मधुबनी, बी ऑप्शन है खगड़िया, सी ऑप्शन है सहरसा और डी ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण। तो मिर्चा चावल बिहार में पश्चिमी चंपारण में मिलता है और वहीं पर उसे जीआई टैग दिया गया है। ज़रा देखें क्या है। इस चावल का आकार काली मिर्च जैसा होता है, इसलिए इसे मिर्चा या मरचा चावल भी कहा जाता है। ठीक है, चावल अलग है क्योंकि इस चावल में एक अनूठी सुगंध आती है। यह चावल अपनी सुगंध, स्वाद और सुगंधित चूरा चावल के गुच्छे बनाने की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पके हुए चावल फूले हुए, बिना चिपचिपे, मीठे और पॉपकॉर्न जैसी सुगंध के साथ आसानी से पचने वाले होते हैं। जीआई टैग के लिए आवेदन मरचा धन उत्पादक प्रगतिशील समूह द्वारा दिया गया था, जो धान की खेती वालों का एक पंजीकृत संघ है। ठीक है, तो बात आती है कि मिर्चा चावल कहाँ का है? चंपारण का है, पश्चिमी चंपारण का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय पहुंचाने के मामले में बड़े राज्यों में शीर्ष, ये मामला है, मामले में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा कर्नाटक। देखते हैं आगे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? कर्नाटक ने। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है, गुजरात चौथे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर है। यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक को शीर्ष स्थान दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 4 स्तंभों पर आधारित है: पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी व्यवस्था। ठीक है, कानूनी सहायता। 1 करोड़ से कम आबादी वाले छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जबकि त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। यह रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। रिपोर्ट 24 महीने के तुलनात्मक शोध पर आधारित होती है। तो जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक शीर्ष स्थान रखता है, जबकि छोटे राज्यों में सिक्किम का शीर्ष स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिपोर्ट में पुलिस, जेल कर्मचारियों, न्यायपालिका, कानूनी सहायता के क्षेत्र में रिक्ति के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है। भारत में 1.4 अरब आबादी के करीब 20,076 जज हैं, जो स्वीकृत पदों में से केवल 2% पद खाली हैं। रिपोर्ट के अनुसार 13% उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 35% अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश महिलाएं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक
जेलों में क्षमता से अधिक लोग हैं, 2/3 से अधिक या 77.1% कैदी अभी भी जांच या मुकदमे को पूरा करने में का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी रिपोर्ट में सारे पहलुओं पर विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 में भारत के कॉर्पोरेट्स द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी यानी CSR खर्च बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए हो गया है? ऑप्शन ए 18,452 करोड़, ऑप्शन बी 25,254 करोड़, ऑप्शन सी 28,452 करोड़ या ऑप्शन डी 25,715 करोड़। तो बच्चों इसका किया गया है 25,715 करोड़। ज़रा देखते हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 24,955 करोड़ रुपए और 2018-19 20,197 करोड़ रुपए है के CSR खर्च से अधिक था। कंपनी अधिनियम 2013 में सरकार CSR फंड को खर्च नहीं करती। सरकार को CSR के फंड को आवंटन करने की भी अनुमति नहीं है, वो कंपनी ही द्वारा खर्च और आवंटित किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावित कोकराझार गैल्फू रेल लिंक परियोजना किन दो देशों के बीच पहली रेल लिंक परियोजना है? तो बच्चों ये कल ही हम लोगों ने भारत और भूटान के बीच संबंध पढ़े थे। खैर ऑप्शन देखते हैं। भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार, भारत और थाईलैंड, भारत और भूटान। तो किसके बीच है? भारत और भूटान। देखते हैं। भारत और भूटान, भूटानी पक्ष के परामर्श से भारत सरकार के समर्थन के माध्यम से प्रस्तावित कोकराझार गैल्फू रेल लिंक परियोजना में तेजी लाई जाएगी और ये भारत और भूटान के बीच पहली रेल परियोजना है। ठीक है बच्चों। तो भारत और नेपाल, जैसा आप लोग जानते हैं कि भूटान के राजा अभी भारत के 3 दिन के दौरे पर आए हुए थे, तो उन्हीं के साथ ये समझौता साइन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सरकार ने निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर विंडफॉल टैक्स का 4 अप्रैल 2023 से 3500 रुपये प्रति टन से घटाकर शून्य कर दिया है? जरा देखें इसमें। ए एथेनॉल के उत्पादन पर, बी इलेक्ट्रॉनिक्स, सी चमड़ा, डी कच्चा तेल। तो सरकार ने कच्चे तेल पर क्या कर दिया है? कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 0 कर दिया है। कितना कर दिया है बच्चों? 0 कर दिया है। जरा देखें इसमें। सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 3500 रुपये प्रति टन से घटाकर शून्य कर दिया है। 3 अप्रैल को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार डीजल निर्यात शुल्क आधा कर 50 पैसे प्रति लीटर किया गया है। विमान ईंधन ATF निर्यात पर भी अब कोई कर नहीं लगेगा और नई दरें 4 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। तो बच्चों ये आपका आज का करंट था जिसे हम लोगों ने जाना, और ये जो करंट है ये आपको आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया जाता है, जिसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जाते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाता है। बच्चों ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी PDF के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके दिया गया है। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ामोफोबिया को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।